नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के बारे में। नेम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है। इसमें टोटल 18 सेक्शंस हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे संविधान में दिया गया है और यह एक्ट, इसके प्रोविजंस इसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे बेस्ड हैं। ILO कन्वेंशन नंबर 100 इक्वल रेम्यूनरेशन, ILO ने भी अपना एक कन्वेंशन बनाया है जो कि कन्वेंशन नंबर 100 है। ये 1951 में बनाया गया था। इसको रेटिफाई किया इंडिया ने 25 सितंबर 1958 को। ये भी आपको याद रखना है। द एक्ट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट was enacted to comply with the provisions of DPSP Directive Principle of State Policy under Article 39। इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उसके आर्टिकल 39 पे बेस्ड हैं। मीन्स इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपनी पॉलिसी बनाए तो वो वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, मेल फीमेल चिल्ड्रन, उनको ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज़ को बनाएं। तो इसलिए ये आर्टिकल दिया गया है और इस एक्ट के प्रोविजंस इस पे बेस्ड हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के? टू पे इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वीमेन वर्कर्स। मैन और वुमेन वर्कर को इक्वल पे मिलनी चाहिए। टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स अगेंस्ट वीमेन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिस्क्रिमिनेशन को रोकना कि महिला है या कोई पुरुष है उसके बेस पे भेदभाव करना, उसको सैलरी कम देना, उसको ज़्यादा देना, तो इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। टू प्रोवाइड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, और महिला वर्कर्स को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, महिलाओं को इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी मिले। टू सेटअप एडवाइजरी कमिटी टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, और एक एडवाइजरी कमिटी सेटअप की जाती है जो कि प्रमोट करती है महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इस एक्ट के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेफिनीशंस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और किस केस में स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस में होगी? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग कंपनी, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मेजर पोर्ट, एनी अदर कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अदर जितने भी होंगे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे आपको बैंकिंग कंपनी के बारे में याद रखना है कि बैंकिंग कंपनी स्टेट गवर्नमेंट में आएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बैंकिंग जो कंपनियाँ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगी। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब है कि जिस डेट से ये एक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हुआ हो। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशंस, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन वही होगी जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में दी गई है, वही एम्प्लॉयर की डेफिनेशन होगी। मैन एंड वीमेन मीन्स मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स। एंड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में जो भी नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है वही है। एंड रेम्यूनरेशन का मीन्स क्या होगा? द बेसिक वेज और सैलरी एंड एनी एडिशनल एमॉलमेंट व्हाटसोएवर पेबल आइदर इन कैश और इन काइंड। रेम्यूनरेशन का मतलब होगा बेसिक वेज या सैलरी या कोई भी एडिशनल जो उसको एमॉलमेंट्स मीन्स गिफ्ट्स के तौर पे या वैसे सैलरी के अलावा जो भी दिए जाते हैं वो सब इसमें आएंगे। सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर मीन्स वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर दी सेम। सेम वर्क वो बोला जाएगा या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर उसे कहा जाएगा जिस काम को करने के लिए स्किल्स, एफर्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही सेम होंगी। मैन और वुमेन के लिए दोनों के लिए स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट्स दोनों ही सेम होंगे तो वो वर्क सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कहा जाएगा। एंड द डिफरेंसेस इफ एनी, और अगर कोई भी डिफरेंस है बिटवीन द स्किल, एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके अगर कोई डिफरेंस भी है और उसका कोई प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस नहीं है तो वो वर्क भी सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर माना जाएगा। वर्कर, वर्कर मीन्स अ वर्कर इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच दिस एक्ट हैज़ कम इन टू फोर्स। तो वर्कर वही होगा जिस दिन से वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आया है और वो एक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हुआ है तो वो वर्कर माना जाएगा। ये इतनी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है।
वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन दिस एक्ट, और जितने भी यहाँ इसमें वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं वो सेम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग ही माने जाएंगे। जो उस एक्ट में जो इनका मीनिंग है वही इस एक्ट में भी माना जाएगा। सेक्शन 3 इज़ अबाउट एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट। ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई यह एक्ट एप्लीकेबल है और कोई दूसरा एक्ट भी एप्लीकेबल है और उसके रूल्स और इसके आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो इस एक्ट के जो भी प्रोविज़न्स हैं वो माने जाएंगे, उस एक्ट के नहीं माने जाएंगे। तो मीन्स ये एक्ट उस पर ओवरराइड करेगा। तो यहाँ पे ये इस सेक्शन 3 का मतलब है। Section 4 is about duty of employer to pay equal remuneration to men and women workers for same work or work of a similar nature। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो मेल और फीमेल वर्कर को इक्वल रेमुनरेशन प्रोवाइड करे फॉर सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर। सेक्शन 5 इज़ अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड वाइल रिक्रूटिंग मैन एंड वुमेन वर्कर्स। अगर कोई एम्प्लॉयर मैन या वुमेन को रिक्रूट कर रहा है तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ को लेके, उसके प्लेसमेंट को लेके, उसकी सैलरी को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बस उसमें एक कंडीशन है कि अगर कोई रिक्रूटमेंट है और वो उसमें SC ST शेड्यूल कास्ट या फिर कोई शेड्यूल ट्राइब या फिर फिज़िकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन है तो बस उसको वो एप्लीकेबल होगा तो वो माना जाएगा और उसके अलावा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मीन्स अगर वो रिजर्वेशन है वहाँ पे तो वो एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा कोई भी ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट होगा तो उसमें इक्वल रेमुनरेशन एक्ट को ही, इसी के प्रोविजंस को ही माना जाएगा। एडवाइजरी कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। तो एडवाइजरी कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि वुमेन को इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शॉल कंस्टिट्यूट वन और मोर एडवाइजरी कमिटीज़। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी कमेटी को बना सकती है। इन टेंडरिंग इट्स एडवाइस द एडवाइजरी कमेटी शैल हैव रिगार्ड। जब एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको एडवाइस देगी तो वो ये ध्यान में रखेगी कि द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट, उस एम्प्लॉयमेंट में या फिर उस एस्टेब्लिशमेंट में कितनी नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स काम करती हैं, वहाँ का नेचर ऑफ वर्क कैसा है, कितने वर्किंग आवर्स काम होता है, सुइटेबिलिटी ऑफ वुमेन फॉर एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे सुइटेबिलिटी कितनी है, द नीड फॉर प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, और वहाँ पे महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन चीज़ों को ध्यान रख के एडवाइजरी कमेटी एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को। एडवाइजरी कमेटी एवरी एडवाइजरी कमेटी शॉल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 10%, 10 से कम व्यक्ति नहीं होने चाहिए, एंड जिसमें से 1/2 शैल बी वुमेन और 1/2 उसमें वुमेन होंगी। एडवाइजरी कमेटी शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, एडवाइजरी कमेटी का जो भी प्रोसीजर है वो अपना खुद रेगुलेट करेगी वो। सेक्शन 7 इज़ अबाउट पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अथॉरिटीज़ फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। इसमें क्या है कि पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी अथॉरिटीज़ को, वहाँ पे जो भी क्लेम और कंप्लेंट्स के लेके उनकी जो भी हियरिंग और डिसीज़न होगा उसके लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर ऑफिसर, वो लेबर ऑफिसर से नीचे रैंक का अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर हो या लेबर ऑफिसर रैंक की हो। एनी एम्प्लॉयर और वर्कर अग्रीड बाई एनी ऑर्डर मेड बाई एन अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑन ए कंप्लेंट और क्लेम में विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अगर कोई एम्प्लॉयर या वर्कर किसी अथॉरिटी के डिसीजन से वो एग्री नहीं करता है तो वो क्या करेगा, उसको जो भी कंप्लेन करनी है या क्लेम करना है तो वो विद इन 30 days कर सकता है। ओके, एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ
एंड द अथॉरिटी में आफ्टर हियरिंग द अपील, और अथॉरिटी जो है वो उसकी अपील हियरिंग करके कंफर्म करेगी, मॉडिफाई करेगी या रिवर्स करेगी। जो भी ऑर्डर दिया गया है उसको या तो मॉडिफाई कर देगी या फिर वापस ले लेगी, और उसकी जो अपील है उसके अगेंस्ट में। एंड नो फर्दर अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर मेड बाई सच अथॉरिटी, और उसके बाद जो इस ऑर्डर की जो भी सुनवाई होती है उसके बाद वो एम्प्लॉयर या वर्कर फिर उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकता है, मीन्स वो फाइनल मानी जाएगी। ठीक है। द टाइम लिमिट कैन इंक्रीज बाई 30 days इन केस ऑफ द डिले है सफिशिएंट कॉज। अगर कोई सफिशिएंट कॉज है एम्प्लॉयर या वर्कर के पास कि वो 30 दिन में नहीं अगर क्लेम कर पाता है तो उसको 30 days और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं, अगेन 30 days ही लास्ट डेट होगी। इंस्पेक्टर सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच पर्सन एज इट मे थिंक फिट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। पेनाल्टीज क्या क्या हैं? फॉर माइनर ऑफेंस, माइनर ऑफेंस में क्या क्या आएंगे? फेल्स टू मेंटेन एनी रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट। अगर कोई एम्प्लॉयर कोई डॉक्यूमेंट या रजिस्टर मेंटेन करने में फेल हो जाता है। ओमिट और फेल टू प्रोड्यूस एनी रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन को वो छुपा लेता है। रिफ्यूज़ टू गिव एनी एविडेंस, कोई एविडेंस उससे इंस्पेक्टर मांगता है और वो रिफ्यूज़ मना कर देता है। ओमिट और रिफ्यूज़ टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से मना कर दे या फिर उस इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करे या छुपा दे, तो उस केस में उसको 1 month की इम्प्रिजनमेंट और फाइन 10,000 फाइन या फिर दोनों उसको देने होंगे। मेजर ऑफेंस कौन से होंगे? एनी रिक्रूटमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में कोई रिक्रूटमेंट करता है। मेक्स एनी पेमेंट और रेम्यूनरेशन एट अनइक्वल रेट, अनइक्वल रेट मीन्स बराबर पेमेंट नहीं देता है मैन और वुमेन वर्कर को। फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर, समान कार्य या सिमिलर वर्क ऑफ नेचर के लिए अगर वो इक्वल पेमेंट नहीं देता है उस केस में। मेक्स एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन वर्कर्स, मैन और वुमेन वर्कर्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है उसकी प्रमोशन को लेके, उसके प्लेसमेंट को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन। ओमिट और फेल्स टू कैरी आउट एनी डायरेक्शन मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट ने जो भी डायरेक्शंस दी हैं उनको उनको कैरी करने में फेल हो जाता है तो उस केस में उसको फ़ाइन पड़ेगा 10,000 से लेके 20,000 तक का फ़ाइन, या फिर विथ इम्प्रिजनमेंट 3 months to 1 year, 10 से 20,000 तक का फ़ाइन और 3 months से लेके 1 साल तक की जेल या फिर दोनों। एंड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years फॉर द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। मीन्स अगर वो पहली बार ये गलतियाँ करता है तो इतना पड़ेगा 10 से 20,000 और इम्प्रिजनमेंट 3 months to 1 year, और अगर वो उसको अगेन रिपीट करता है, दोबारा से करता है, तो इम्प्रिजनमेंट उसका 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो गाइज ये था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इसमें एक क्या कहते हैं अमेंडमेंट हुआ था 1987 में, जो कि मेन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन को लेके था कि उसकी डिस्क्रिमिनेशन प्रमोशन के तौर पे अगर कोई प्रमोशन हो रहा है, कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक अमेंडमेंट हुआ था 1987 में। इससे पहले जो एक्ट बना था वो पेमेंट पे फोकस कर रहा था कि पेमेंट को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और 1987 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें उन्होंने बोला कि किसी भी कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उस प्रमोशन को लेके या रिक्रूटमेंट में या फिर वर्क सिमिलर वर्क या सिमिलर नेचर वर्क में। तो ये अमेंडमेंट 1987 में हुआ था, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट एक्ट था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। आई होप आप कुछ समझ आया हो, और अगर कुछ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।